आज इस वीडियो के माध्यम से हम अर्थ परिवर्तन की दिशाएं कौन कौन सी है इस बात की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। हम जानते हैं भाषा में प्रयुक्त शब्दों के अर्थों में परिवर्तन होता रहता है। जिस तरह से भाषा की ध्वनियों में उसके पदों में परिवर्तन होता है, उसी तरह से कोई भी अर्थ, किसी भी शब्द का कोई भी अर्थ हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसमें परिवर्तन होता है। जैसे हम एक दो उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। कुशल शब्द है। कुशल शब्द का जो मूल अर्थ संस्कृत में था वह था कुशाल आने वाला, किंतु बाद में इसका अर्थ बदल गया और किसी भी विषय में प्रवीण या पटु व्यक्ति को हम कुशल शब्द से संबोधित करने लगते हैं। आज इस तरह से उसका अर्थ बदल गया है। इसी तरह से जो प्रवीण शब्द था वह वीणा बजाने में पटु जो होता था उसके लिए प्रवीण शब्द प्रयुक्त होता था, परंतु धीरे धीरे इसका अर्थ भी परिवर्तित हो गया और किसी भी विषय में जो पटु है उसके लिए हम इसका प्रयोग करने लगे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब ये अर्थ में जो परिवर्तन होता है वह किस आधार पर होता है, ये अर्थ परिवर्तन की दिशाएं कौन कौन सी है, हम इसी पर आज अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। एक वैज्ञानिक है, भाषा वैज्ञानिक ब्रेयल। उन्होंने अर्थ परिवर्तन की 3 दिशाओं का जिक्र किया है: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। पहले हम इन्हीं पर अपना विचार रखेंगे, इन्हीं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अर्थ विस्तार को। अर्थात पहले कोई शब्द किसी सीमित अर्थ में प्रयोग होता था और धीरे धीरे उसके अर्थ का विस्तार हो गया और वो कई अन्य अर्थों को भी देने लगा। जैसे हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि पहले जो वस्तुओं के नाम थे सदैव उपाधियों और गुणों के आधार पर ही रखे जाते थे और पीछे उनमें रूढ़ और संकुचित अर्थ भी रह जाता था। ऐसी स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर नाम विशेष से सामान्य की ओर चला जाता था। जैसे स्याही शब्द है, स्याही का अर्थ होता है काली, पर धीरे धीरे ये जो शब्द था, यह स्याही अर्थ किसी भी शब्द को, किसी भी चीज को लिखने के लिए जो तरल पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसके लिए प्रयोग होने लगा और इस प्रकार से हम कहने लगे लाल शाही, काली शाही, नीली शाही। इस तरह से इस शब्द का प्रयोग हम धीरे धीरे करने लगे और ये विशेष से सामान्य की ओर बढ़ता चला गया। एक शब्द और देखते हम, तेल। पहले तिल से जो निकाला जाता था वह तिल का सार ही तेल कहलाता था, परंतु इसका अर्थ विस्तार हो गया और अब हम कहते हैं सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, यहाँ तक कि मिट्टी का तेल, मछली का तेल भी प्रयोग करते हैं। इसी तरह से कई बार व्यक्तिवाचक नाम भी अपनी विशेषता के कारण अर्थ विस्तार कर लेते हैं। जैसे गंगा हमारे यहाँ की एक नदी है, परंतु भारत की अब कोई भी पवित्र नदी होती है हम उसके लिए कह देते हैं कि ये गंगा है, अर्थात पवित्रता का उसके अर्थ हम देना प्रारंभ कर देते हैं। इसी तरह से फिरंगी शब्द है। पहले पुर्तगाली डाकों के लिए शब्द प्रयोग होता था और अब यह शब्द यूरोपियन मातृका बोध कराने लगा है। इसी तरह से और यदि हम देखें तो कई बार बड़े महत्व के जो व्यक्तिवाचक शब्द होते हैं जातिवाचक बनकर अपने अर्थ का विस्तार कर लेते हैं। जैसे कालिदास शब्द है, हम किसी विद्वान के लिए प्रयोग करते हैं तो यहाँ तो कई कालिदास बैठे हैं, इस तरह से उस शब्द का प्रयोग करते हैं। गांधी शब्द का प्रयोग भी इस तरह से कर दिया जाता है। अलंकारिक प्रयोगों की दृष्टि से भी कई बार अर्थ विस्तार हो जाता है, जैसे सीधा पद, सीधा वचन, सीधा मन, सीधा इस तरह से हम कई बार अर्थ विस्तार कर देते हैं। तो अर्थ विस्तार की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो उपचार की क्रिया के अंतर्गत इन्हें हम रख सकते हैं, अर्थात ज्ञात से अज्ञात के अर्थ की व्याख्या इसके अंतर्गत होती है। दूसरा बिंदु जब हम देखते हैं तो वह है अर्थ संकोच। भाषा के विकास में इसका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के प्रारंभ में सभी शब्द सामान्य रहे थे, परंतु जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है वैसे वैसे उसमें विशिष्टता आती जाती है और शब्दों का अर्थ संकोच होता जाता है।
कहा जाता है जो सभ्यता जितनी ज़्यादा विकसित होगी उसमें शब्दों के अर्थ में संकोच उतना ही ज़्यादा होगा। ऐसा ब्रेल ने अपना विचार अभिव्यक्त किया है। तो जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे वहाँ पर शब्दों का अर्थ अपना संकोच करता जाएगा। जैसे हम एक शब्द को ले मृग, जो संस्कृत में सभी चौपाया वर्ग के लिए प्रयोग होता था, परंतु आज हम उसे हरिण के लिए प्रयोग करते हैं। इसी तरह से फारसी में मुर्ग शब्द सभी पक्षी मात्र का प्रतीक था, अब एक पक्षी विशेष के लिए प्रयोग होने लगा है। तो इस तरह से कई बार शब्द अपना संकुचित रूप ले लेते हैं अर्थ की दृष्टि से और उनका अर्थ एक सीमित अर्थ में प्रयोग किया जाने लगता है। तीसरा भेद हम देखते हैं अर्थादेश। अर्थादेश का अर्थ होता है भाव साहचर्य के कारण कभी कभी किसी शब्द के प्रधान अर्थ के साथ साथ उसका एक गौण अर्थ भी अर्थात दूसरा अर्थ भी चलने लगता है और कुछ दिन बाद जो प्रधान अर्थ था वह लुप्त हो जाता है और जो गौण अर्थ है वही प्रमुख हो जाता है। इस प्रकार से जब एक अर्थ लुप्त होने पर उसके स्थान पर दूसरे अर्थ के आ जाने की प्रक्रिया भाषा के अंतर्गत होती है तो उसे अर्थादेश कहा जाता है। जैसे हम एक शब्द लेते हैं दुहित शब्द, तो जो धोने वाला होता था उसके लिए दुहिता शब्द प्रयोग किया जाता था। पहले कन्याएं ही दूध दुहा करती होगी, अभी धीरे धीरे ये कन्या के लिए ही प्रयोग होने लगा है। इसी तरह से वाटिका शब्द है जो वाटिका अर्थ देता था, बंगला में यही शब्द घर के लिए प्रयोग होता है। इस तरह से और बहुत सारे शब्द हैं जो इस तरह से बने हैं। अर्थादेश की दिशाएं दो मानी गई है, अर्थापकर्ष और अर्थोत्कर्ष। अब हम इसकी पहली दिशा को देखते हैं, अर्थापकर्ष किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो पहले अच्छे अर्थ में प्रयोग होते थे परंतु धीरे धीरे किसी कारण से उनका प्रयोग किसी बुरे अर्थ में किया जाने लगा और वह बुरा अर्थ ही उसका धीरे धीरे प्रमुख हो जाता है। इस तरह से उस अर्थ का अपकर्ष हो गया अर्थात वो नीचे गिर गया है। यह चीज इसमें हमको देखने को मिलती है। संस्कृत के जो तद्भव व अर्ध तद्भव रूप धारण कर लेते हैं शब्द, उनकी ऐसी स्थिति बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे पहले सत और असत जो शब्द थे उनका अर्थ विद्यमान और अविद्यमान माना जाता था, परंतु अब इसका अर्थ भले और बुरे, झूठ और सच के साथ जोड़ दिया गया है। कई बार अतिशयोक्ति के कारण भी शब्दों का जोर कम हो जाता है, जैसे सर्वनाश, निर्जीव, विराट, प्रलयंकारी आदि इसी तरह के शब्द हैं और उनका जो सच्चा अर्थ था वह समाप्त हो गया है। जिन अर्थों और भावों को समाज गोपनीय समझता है उन्हें प्रकट करने में भी शब्द अपना गौरव खो बैठते हैं। संस्कृत के शब्द जैसे सहवास, प्रसंग, समागम, कामशास्त्र इसी तरह के शब्द हैं। इसी प्रकार से महाराज और महाजन शब्द का भी अपकर्ष हो चुका है। ये थी कुछ अर्थों अपकर्ष की बात। अब हम देखते हैं अर्थोत्कर्ष की बात। अर्थोत्कर्ष का अर्थ होता है कि अर्थ को उत्कर्ष प्राप्त होना। ठीक अर्थ अपकर्ष से उल्टा है कि जो बुरा अर्थ में प्रयोग होता था शब्द वह धीरे धीरे से अच्छे अर्थ में प्रयोग होने लग जाए, यह होता है अर्थो उत्कर्ष। जैसे साहसी शब्द पहले संस्कृत में जब प्रयोग होता था तो चोर, डाकू, हत्यारा जैसे लोगों के लिए प्रयोग होता था, परंतु जब हिंदी और बंगला में ये शब्द आया तो ये ऊंचा और सराहनीय अर्थ के रूप में प्रयोग होने लगा। कपड़ा शब्द जो करपट के रूप में प्रयोग होता था संस्कृत में, वह भी किसी फटे पुड़े जीर्ण शीर्ण वस्त्र के लिए प्रयोग होता था, परंतु अब सभी तरह के कपड़ों के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। इसी तरह से मुग्ध शब्द है, इसका भी अर्थोत्कर्ष हो गया है। ये कुछ विभाग थे जो हमने देखे हैं। इनके अतिरिक्त भी कुछ और भी विभाग हैं, कुछ जिनके द्वारा अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे उसके अंतर्गत हम देखते हैं अर्थापदेश, अर्थात कई बार अप्रिय, अशुभ, भयानक, भद्दी और अमंगल सूचक बातों को सभ्य शब्दों में व्यक्त किया जाता है और इस तरह से हम ये मानते हैं कि उसका दोष कम हो जाता है। वो बोलने में, सुनने में, दोनों चीज में अच्छा लगता है और
धीरे धीरे ये प्रयोग इतने ज़्यादा समाज में घुल मिल जाते हैं कि वो इसी तरह का अर्थ देने लगते हैं। जैसे माता शब्द माँ के लिए प्रयोग होता है, अब हम शीतला महामारी के लिए भी माता शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। इसी तरह से विधवा होने के रूप में हम सिंदूर पूज जाना, चोरी टूटना, सिंदूर लूटना शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसी की मृत्यु पर स्वर्गवासी होना, परलोक सिधार जाना, गुजर जाना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से एक भेद और है अर्थ का मूर्तिकरण या अमूर्तिकरण, अर्थात कुछ अमूर्त अर्थ कभी मूर्त रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं और उस तरह से लिए जाने लगते हैं, और कभी जो मूर्त है वह अमूर्त होकर सामने आते हैं। कहना हम ये चाहते हैं कि कभी एक शब्द का अमूर्त अर्थ मूर्त अर्थ हो जाता है और कभी जो मूर्त अर्थ है वह अमूर्त अर्थ हो जाता है। अर्थात वह शब्द कभी क्रिया, गुण या भाव का वाचक था, अब उनका बोधक न करवाकर वह किसी द्रव्य का वाचक हो जाता है। इस तरह की स्थिति होती है। जैसे देवता और जनता शब्द हैं, वह पहले भाववाचक थे और अमूर्त अर्थ की अभिव्यक्ति देते थे, किंतु धीरे धीरे ये जन और ता देवता होने से मूर्त हो गए हैं। इसी तरह से पहले संतति शब्द सिलसिले के अर्थ में अमूर्त था और धीरे धीरे मूर्त होकर संतान के अर्थ में वह प्रयोग होने लगा। इस तरह से शब्दों के अर्थ में कभी मूर्तिकरण और कभी अमूर्तिकरण की स्थिति भी नजर आती है। इसी तरह से एक भेद और है अर्थभेद। जब किसी शब्द के अर्थ बिना किसी कारण के ही परिवर्तित हो जाते हैं तो वह इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें न तो अमूर्त वाली स्थिति होती, न मूर्त वाली, न विस्तार, न संकुचन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे गम्य शब्द है एक संस्कृत का, हिंदी में इसका घाम शब्द बनता है, परंतु बंगला में इसका पीसने के अर्थ में यह शब्द प्रयोग होता है। संस्कृत आदि में धूप के लिए प्रयोग होता था। एक और बिंदु के रूप में हम अर्थ परिवर्तन की दिशा को देख सकते हैं और वह है अनेकार्थकता, अर्थात एक ही शब्द प्रसंग के अनुसार बहुत सारे अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे स्त्री शब्द पत्नी अर्थ में प्रयोग होता है, सामान्य अर्थ में नारी तथा कपड़े का लोहा करने को भी हम स्त्री कह देते हैं। इसी तरह से गौली शब्द भी होता है। एक और अन्य भेद के रूप में हम अर्थ की दिशा देख सकते हैं रूपक। कुछ शब्दों में कई बार रूपक से काम लिया जाता है और वह शब्द उस अर्थ में भी विशिष्ट अर्थ देने लगता है। जैसे वह पंजाब का सी है, वह तो गधा है, वह डाकिन है। इस तरह से जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो रूपक के माध्यम से भी अर्थ परिवर्तन की दिशा देखी जाती है। तो जब हम देखते हैं तो मूल रूप से हमें यहाँ पर कुछ दिशाएं जो दिखलाई देती है वह था जो हमने देखी है। उसमें अर्थ विस्तार होता है, अर्थ संकोच होता है, अर्थादेश होता है। ये तीन हमने मुख्य रूप से देखी थी और अर्थादेश के अंतर्गत अर्थोपकर्ष और अर्थोत्कर्ष की स्थिति बनती है। और साथ ही हमने कुछ देखा अर्थापदेश, अर्थ का मूर्तिकरण, अमूर्तिकरण, अर्थभेद, अनेकार्थता और रूपक, इन सब के से मिलजुल कर किसी भी भाषा के शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता रहता है।